हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड वन बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ही इसमें स्टडी मटेरियल आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ जो है वो वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं होता है। वो एक तरीके से मैं टाइम पास मानता हूँ फिर उसे। हाँ, ये चीज़ हो सकती है जिनका मैटर अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो, वो अपने रिवीजन बेस पे उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं बस ये है कि रिटर्न वर्क उनके पास नॉट सफिशिएंट है। तो ये नहीं कि रिटर्न वर्क है तो भी उनके लिए भी यही है कि आप उनको वीडियो को आराम से समझे। पहले हो सकता है कुछ चीज़ नहीं हो और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, कुछ चीज़ नहीं मिल जाती हैं। कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिन्हें जो चीज़ पढ़ी हुई नहीं है वो उस लेक्चर में है, तो ऐसी चीज़ को आप तुरंत नोट कर सकते हैं। लेकिन अपना पर्पज़ होता है वो समझने का। पहले आप उस लेक्चर को आराम से समझें और उसके बाद में आप अपने नोट्स क्रिएट करें। अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी लैंग्वेज जो है वो सफिशिएंट है। तो अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। उसी में जो अपना सॉल्यूशन का चल रहा था, जिसमें अपने पहला पोर्शन जो अपने शुरू में चार्ट लिया था मैंने, जब इसमें मोलरता की इनकी बात कर रहा था, दो हिस्से समझाए थे कि किस आधार पर इनकी मात्रा का या सांद्रता का आकलन किया जाता है। तो एक हिस्सा अपना एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, दूसरे पोर्शन की बात हो रही है। तो दूसरे पोर्शन में जो आज डिस्कस करेंगे वो अपनी हेडिंग होगी, वो होगी मोलरता की। मोलरता की बात की जाएगी आज। और मोलरता को जो है वो पीछे मैं बता चुका हूँ, एक चीज़ अपन पीछे पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बात की थी, बताया भी था कि मोललता, एक तो है मोललता, मोललता, एक तो मोललता है और एक है मोलरता। जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक छोटी मम्मी है और एक बड़ी मम्मी है, इस तरीके से याद रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी सी भी है, समानता भी है और असमानता भी। बस अपने को वो पहचानना है कि क्या तो समानता है और क्या असमानता है। क्लियर है? वो चीज़ ही अपने को आइडेंटिफाई करनी है। तो वो अंतर का भी हो जाता है थ्योरेटिकल के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्लियर हो जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी पहचानना हो जाता है। तो सारी चीज़ें कंसेप्टली क्लियर होती हैं जब आप उसे तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं। तो मैं अगर मोललता की बात करूँ, थोड़ा पीछे बैक में जाऊँ, जो अपन ने मोललता पढ़ी थी, उस मोललता में क्या पढ़ा था कि मोललता जो होती है वो होती है 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मौलों की जो संख्या है, विलय के मौलों की जो संख्या है, वो कहलाती है अपनी मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में मिला हुआ है कौन? विलय मिला हुआ है, ठीक है, वो मोललता है। लेकिन जब मोलरता की बात की जाएगी तो जो मोलरता है वो 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन, ये विलियन में है, ये विलायक में है, ये लीटर में है, ये किलोग्राम में है। अंतर समझ में आ रहा है? ये विलियन में है, ये विलायक में है। मोललता विलायक में है, मोलरता विलियन में है। ये लीटर में है, मोलरता लीटर में है, जबकि मोललता किलोग्राम में। तो एक तो यूनिट में भी अंतर है, और दूसरा आपने विलय के मौलों की संख्या को किस में घोल के बनाया है, उस मिश्रण को, वो भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें विलियन बन रहा है, इसमें आपने विलायक में उसको अध्ययन कर रहे हो, विलायक में उसकी मात्रा ज्ञात कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे की वैसे, जो अपन फॉर्मूला डेरिवेशन बनाएंगे वो वैसे की वैसे ही है जैसे मोललता का है। वैसे आपको किलोग्राम की जगह क्या करना होगा? लीटर करना होगा। जहाँ आपने विलायक शब्द काम में लिया था वहाँ क्या करना होगा? विलियन काम में लेना है। बाकी सब चीज़ें यथावत वैसे की वैसे, इंडिकेशन चेंज हो जाएगा, एक बड़ी मम्मी और एक छोटी मम्मी। इसे मैं छोटी मम्मी मानता हूँ, इसे मैं बड़ी मम्मी मानता हूँ, ठीक है। इस तरीके से में आप अंतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर जब फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा तो वहाँ पे अपने एक निष्कर्ष और निकालेंगे, 2-3 निष्कर्ष और निकालेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा हुआ है। क्लियर है? तो मोलरता को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे इसकी, 1 लीटर, इसकी डेफिनेशन परिभाषा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मौलों की
संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मॉलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। तो इसमें जो अपने को ध्यान रखने वाले शब्द कौन से हैं, जब आप मोलरता की तुलना करोगे, और वो ध्यान रखने वाला शब्द है ये 1 लीटर विलयन, और वहाँ क्या था मोलरता में 1 किलोग्राम विलायक। इतना सही चेंज है, बाकी लैंग्वेज वैसे की वैसे मोलरता की जगह क्या हो जाएगा, मोललता। ठीक है। सेकंड, मोललता, मोललता का प्रतीक था स्मॉल एम। इसके लिए प्रतीक की बात करें, इसे कैपिटल एम से, बड़ी मम्मी है तो बड़ा प्रतीक, छोटी मम्मी है तो छोटा प्रतीक, स्मॉल प्रतीक, स्मॉल ABCD में, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस चीज़ को, प्रतीक को नेग्लेक्ट कर देते हैं। छोटे और बड़े का बड़ा महत्व है। क्वेश्चन के अंदर कभी कभार होता है कि आपको शब्द ना देकर सीधा प्रतीक दे देता है, स्मॉल एम लिख के दे दिया, कैपिटल एम लिख के दे दिया। फिर ये होता है, कुछ बच्चे ऐसे, नहीं सबकी बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर अब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है कि मोललता निकालनी है। ठीक है। तो ये प्रतीक बड़ा काम का है। कैपिटल एम दिया हुआ है, बड़ी ABCD में दिया हुआ है तो मोलरता है, और ये स्मॉल एम छोटी ABCD में है तो मोललता निकालनी है। क्लियर है। तो इसे जो है वो कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ से अपने को इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है, जैसे मोललता के लिए निर्धारित किया था। तो फॉर्मूले के लिए यहाँ आएंगे अर्थात, अब मैं सीधा ये लूँगा कैपिटल एम, मोलरता बराबर होती है विलय की मॉलों की संख्या, विलय के मॉलों की संख्या अपॉन 1 लीटर विलयन में, या यूं कह सकते हो विलयन का आयतन, सीधा विलयन का आयतन। ये किस में होगा, लीटर में। ये परिभाषा से हो गया है। ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या मानोगे, 1 लीटर, 1 लीटर परिभाषा में दिया हुआ है, तो विलयन का आयतन लीटर में। ये अपने पास जो है वो फॉर्मूला तैयार हो गया है। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा पीछे का याद रहो, जैसे मोललता की बात करें, मोललता मैंने आपको क्या बताया था, मोललता की बात करूं तो मोललता में अपने शब्द चुने थे उस फॉर्मूले से ही। ठीक है। फॉर्मूले से कौन कौन से शब्द चुने उनको देखना है। तो यहाँ जो अपने पास शब्द है वो पहला है मोल, इसकी बात करेंगे, केवल इसी को चेंज करेंगे। उसके बाद में जिसने लेक्चर नहीं देखे वो अलग बात है, उनको देखना चाहिए। पीछे के लेक्चर में आखिरी में आपको वीडियो के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो विलय के जो मोल है, उस मोल को किस तरीके से डिराइव करना है, उसका फॉर्मूला क्या है वो लेना है, फिर उसका मान यहाँ रखना है। उसके बाद में लीटर दिया हुआ है, उस यूनिट को चेंज करना है, जैसे अपन ने पीछे मोललता में चेंज किया था। तो सबसे पहले ये अपने पास मूल समीकरण हो गई। ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गई डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार। अब मोलल, जो मोल शब्द दिया हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला लेंगे और उसका मान निकालेंगे मोल क्या है। अगर मोल की बात कर ली जाती है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, तो मोल का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल एन। तो मोल बराबर होता है, वो होता है ग्राम बटा अणुभार। इसे जो है वो मोल कहा जाता है। ये मान ली मेरे समीकरण नंबर जो है वो 2 है। अब समीकरण 2 का मान आप समीकरण 1 में रखो। कहाँ, किस जगह, जहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मोल शब्द दिया हुआ है, उस जगह इस मोल का अर्थ रखोगे, उस जगह जहाँ मोल है, उस समीकरण नंबर 1 में। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा कैपिटल एम बराबर विलय की, ये मान रखोगे आप यहाँ इस लैंग्वेज में, इस मोल की जगह। तो विलय की ग्राम में
मात्रा बटा विलय का अणुभार, ठीक है, अपॉन, ये हो गया मोल के लिए। इस ऊपर वाले कथन के लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया, ये किस आधार पे, मोल का मान रखा। तो ये मोल किसके साथ जुड़ा हुआ है, विलय के लिए। तो विलय की ही तो ग्राम में मात्रा होगी और विलय का ही क्या होगा, अणुभार होगा। ये हो गया, ठीक। अब बात आती है इसकी, तो इसको आप यूं का यूं बटा, ऐसे की ऐसे नीचे रखोगे, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, खुद स्टेप बना सकते हैं। इसमें ये जो विलय का अणुभार है, ये देखो यहाँ बटा है, फिर बटा दिया हुआ है, बटे के नीचे बटा है, तो ये जो है विलय का अणुभार, ये विलय का अणुभार कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे की ओर। विलय का अणुभार कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ नीचे की ओर। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इसके लिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने मोललता पढ़ी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल है। अब जिसने मोललता को नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, जो जो इक्वेशन चल रही हैं। यहाँ से क्या ही न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन ही है, ठीक है। तो ये अपने पास जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, इसको नीचे की ओर लेके जाओगे तो ये हो गया कैपिटल M बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार इनटू, और क्या दिया, ये नीचे की ओर है तो साथ में क्या है, इनटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन और किसमें है ये, लीटर में। ये समीकरण नंबर हो गई मेरे पास 3। ये तीसरी समीकरण है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन की बात करूँ बेटा, तो जो अपने पास समीकरण 1 नंबर आई थी, पहले समीकरण नंबर 1 आई थी, अपनी नोटबुक में देखोगे आप। तो जो समीकरण नंबर 1 थी, उस समीकरण नंबर 1 में कब काम में लेना, जब आपको सीधा क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर आपको विलय के मोलों की संख्या दी हुई हो, सीधा विलय के मोल दिए हुए हो और विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ हो। तो जब ये दोनों चीज़ें स्पष्ट रूप से दी हुई हो तो आपको समीकरण नंबर 1 काम में लेनी है। मान लो आपको जो है वो विलय के मोलों की संख्या नहीं दी है, क्वेश्चन के अंदर विलय के मोलों की संख्या नहीं दी है, आपको क्वेश्चन के अंदर विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई है। क्या दी हुई है, विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई। तो जब बेटा विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई हो तो क्या किया जाता है, उसको किस में बदला जाता है, मोल में बदला जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने को फॉर्मूला ये तीसरा काम में लेना है, ठीक है। आप तीसरा फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट काम में लोगे जब आपको विलय की क्या दी हुई हो, ग्राम में मात्रा दी हुई हो, ठीक है। और विलयन का आयतन किस में हो, लीटर में होना चाहिए। विलयन का आयतन वही लीटर में होना चाहिए और विलय की मात्रा ग्राम में दी हुई हो, तो समीकरण नंबर 3 याद आ जाएगा। दोबारा सुन लेना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर विलय के मोल दिए हुए हैं और विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ है तो सीधा आपको समीकरण नंबर 1 काम में लेना है। हो गया। समीकरण नंबर 3 कब काम में आएगी, जब विलय के मोल ना देकर विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई हो। आपको जब विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई हो और विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको समीकरण नंबर 3 काम में लेनी है। तो जैसे आप ग्राम में मात्रा रखोगे और उस विलय का अणुभार रखोगे तो वो मोल में बदल जाएगा। विलयन का आयतन अपने पास लीटर में है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर समीकरण नंबर 3 काम में आएगी। अब कुछ चेंज हो जाए, मान लो ऐसा नहीं है, स्थिति ऐसी हो, इसी डेरिवेशन को जब आगे करना हो तो मान लो कि विलयन का आयतन जो अपने पास लीटर में चल रहा है ये लीटर में ना होकर
मिलीलीटर में दिया हुआ हो, ml के अंदर दिया हुआ हो, क्योंकि 1 लीटर ये बराबर होता है किसके, 1000 ml के। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब जब क्वेश्चन के अंदर जो है वो आयतन लीटर में नहीं है, क्वेश्चन में आपको आयतन किस में दे दिया, विलयन का आयतन किस में दे दिया, मिलीलीटर में दे दिया। तो जब मिलीलीटर में दे दिया जाए और विलय की जो है वो ग्राम में मात्रा दे दी जाए, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, उसके लिए आते हैं। तो ये मुझे मालूम है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसको आगे चेंज कैसे किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब ये आयतन किस में चल रहा है, मिलीलीटर में, क्वेश्चन में ml में दिया हुआ है, तो आयतन हो जाएगा मिलीलीटर में। और जैसे ही आयतन मिलीलीटर में हुआ तो आपको इसको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, 1000 से इसको आप क्या करोगे, गुना करोगे। तो ये जो है वो मेरे पास समीकरण अगली नंबर 4, और ये मेरा अंतिम फॉर्मूला इसका, समीकरण नंबर 4, ये काम में आएगी। और यहाँ से जनरली काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस स्टेप से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इस समीकरण नंबर 4 से ही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई मिलेगी, अणुभार आपको खुद को निकालना है, हो सकता है दिया हुआ हो, अगर कुछ जटिल है तो आपको वो लिख के दे सकता है, और अदरवाइज़ आपको जो नॉर्मल यौगिक हैं, आपके कंपाउंड हैं, उनके आपको याद होने ज़रूरी है, निकालना आना चाहिए। और विलयन का आयतन ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, लिखा हुआ होगा उसमें साफ साफ कि वो मिलीलीटर में है कि लीटर में है, ठीक है। तो इसको साफ साफ लिख के देगा मिलीलीटर में है या लीटर में है, इसको साफ साफ लिख के देगा ग्राम में है कि मोल में है, और ये आपको निकालना आना चाहिए विलय का अणुभार। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप संबंधित विलयन की जो है वो मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसे जो है वो इतना आप हिंदी में इस रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। इसके अदरवाइज आप इसे छोटे रूप में बनाओ, फॉर्म के रूप में बनाओ, इसको एक फॉर्मूले के रूप में बनाएं, जैसे मोललता की बात की थी, तो उस तरीके से अगर इसको बनाया जाए, तो उस तरीके से इसको बनाओगे तो यहाँ आपका m बराबर कैपिटल M बराबर विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई है, तो ग्राम को दर्शाते हैं W से, W, और विलय को सामान्यतः माना जाता है A इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट MW, और किसका है ये, विलय का है, तो ये A, MW होता है मॉलिक्यूलर वेट अणुभार, इंटू विलयन का आयतन, ये आप सीधा कर दो वॉल्यूम V, और ये V किसका है, विलयन का है, तो इसे आप सीधा रखोगे V, और ये हो गया आपका किसमें, ml में, मिलीलीटर में। तो ये मेरा जो है वो फॉर्मूला, अभी आप ये लिखो या ना लिखो, आपको ये मालूम होना चाहिए, आप सीधा ml में भी कर सकते हो उसे। ये मेरा जो है वो फॉर्मूला, मैथमेटिकली फॉर्मूला ये डिराइव हो गया है समीकरण नंबर 5। तो ये 4 और 5 एक ही है, बस मैंने इस चीज़ को इस रूप में लिख दिया, इस रूप में। तो आपको इनके अर्थ मालूम होने चाहिए, अर्थ मालूम है तो आसानी से, अब इसको आप रटोगे और भूल गए कि ए किसके लिए था, विलय के लिए था कि विलायक के लिए था, तो जनरली सबसे पहले सीधी बात है कि आपको ये हिंदी की टर्म याद होनी चाहिए। ये याद है तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होगे, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ जो है वो ये कह दिया कि आप इसको याद कर लो, अगले ने एग्जामिनर ने जो है पेपर सेट इस तरीके से किया कि वहाँ एक विलय न मानकर उसने ए को क्या मान लिया, विलायक मान लिया, फिर आपके जहन में तो ये रटा हुआ फिक्स है कि ए क्या है, विलय है, जबकि क्वेश्चन के अंदर उसने क्या मान लिया, उसी चीज़ को उसने विलायक मान लिया, तो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने जनरली माना है, और वो अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या देता है। तो ए जो है वो विलय की ग्राम में मात्रा है WA, विलय का अणुभार क्या हो गया MWA, उसके बाद में आपका विलयन का आयतन लीटर ml में है,
ये मिलीलीटर में इंटू 1000 ऊपर 1000, इससे गुना कर दोगे तो इसके द्वारा जो संबंधित विलयन की मोलरता निकल कर आएगी। ये तो हो गया अपना मोलरता का डेरिवेशन। और न्यूमेरिकल्स जो जहाँ से पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल ये चौथी पाँचवीं तो एक ही है समीकरण, तो न्यूमेरिकल समीकरण नंबर 4 से पूछा जाता है, समीकरण नंबर 3 से पूछा जाता है और समीकरण नंबर 1 से पूछा जाता है। इन 3 स्टेप से जो है वो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको ये तीनों स्टेप अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस समीकरण नंबर 4 से पूछे गए हैं। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ले हो या आपकी कमीशन के एग्ज़ाम ले हो, उसकी बात करूँ तो इस स्टेप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बात करें तुलनात्मक रूप से, और वो पहला पॉइंट तो मेरा यही आता है, वो ये V, या इसकी मैं पहले इकाई की बात कर लूँ। जो मोलरता है, इस मोलरता की इकाई जो होती है, मोलरता की इकाई, अब मोलरता की इकाई क्या होगी, मोल दिया हुआ है और आयतन किस में है, लीटर में, तो इसकी मोलरता की हो जाएगी मोल प्रति लीटर। ये या इसे यूँ भी लिखा जा सकता है, मोल लीटर है, प्रति लीटर है तो प्रति लीटर को आप कर सकते हो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। इस चीज़ को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, होती है, ये इसकी इकाई होती है। क्लियर। अब यहाँ इसके कुछ पॉइंट हैं, उनको क्लियर करते हैं। तो ये तो थी इकाई की बात। अब पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है, पीछे वही तुलनात्मक रूप से जो बात हो रही थी मोललता की। अब मोललता को लें और मोलरता को लें तो डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा जब अपना डेरिवेशन हो रहा है साथ साथ में, तो भाई क्या अंतर है, और इसमें मैंने बता दिया है शुरू में। अब एक डिफरेंस हो रहा है, वो डिफरेंस है यहाँ इस जगह। जब मोललता की बात की तो मोललता मैंने ये कहा था कि क्या मोललता ताप के द्वारा प्रभावित होती है, मोललता ताप के द्वारा प्रभावित होती है या नहीं। और मोलरता, अब ये सेम क्वेश्चन इसी के साथ है कि मोलरता जो है वो ताप के द्वारा प्रभावित होती है या नहीं। तो जो मोलरता है और मोललता है तो डिफरेंस तो है, क्योंकि यहाँ भी आयतन आ रहा है, वहाँ पे आयतन नहीं था, वहाँ था आपकी द्रव्यमान में मात्रा, द्रव्यमान था, बाहर था। इस जगह जो है वो आयतन है। तो मैंने वहाँ उस जगह कहा था कि जो द्रव्यमान होता है या जो बाहर होता है वो आप उसको कितना भी गर्म करो वो चेंज नहीं होगा, स्टेबल रहता है। क्योंकि द्रव्यमान अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि याद होना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को आप ना तो बना सकते हो ना ही उसे नष्ट कर सकते हो, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे कन्वर्ट करते हो। जैसे अपने ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम टिका हुआ है, उसके आधार पे उसको समझाया जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना उसे नष्ट किया जा सकता है। तो आप उसे कितना ही ताप दो कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो द्रव्यमान तो स्टेबल रहेगा, ताप बढ़ाओ या उसे घटाओ। तो मोललता जो है वो ताप से अप्रभावित रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो है वो आयतन, अब आयतन जो है जैसे जल है, आपने जल को जो है वो एक पात्र में लिया, अब आपने प्रारंभ में उसका आयतन कितना था, यानी उसने कितनी जगह उसके अंदर घेरी हुई है, कहाँ तक वो भरा हुआ है, आपने वो चीज़ नोट कर ली। अब आपने धीरे धीरे क्या कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाष्पीकृत होंगे, वाष्प बनेगी और वाष्प बन के बाहर पात्र से बाहर हो जाएंगी। अब जैसे पात्र से बाहर हुआ, आपने कुछ समय बाद में फिर उसका जो है वो आयतन नोट किया, तो क्या आपको आयतन वही मिलेगा? अब आयतन वो नहीं मिलेगा। अब आयतन में क्या हो गई? कमी हो गई, आयतन कम हो गया, क्योंकि वाष्पीकरण के द्वारा जल के अणु बाहर निकल चुके। तो इसका अर्थ ये है कि आयतन जो है वो ताप के द्वारा क्या होता है? प्रभावित होता है। कि आपने ताप को बढ़ाया तो आयतन कितना है, आपने ताप को कम किया तो आपकी जो है वो आयतन की स्थिति क्या है। तो जब आयतन ताप पे निर्भर करेगा, ताप पे डिपेंड करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ताप के द्वारा जो है वो ये चीज़ प्रभावित होगी। यानी मोलरता जो है, मोलरता कैपिटल M, ये जो है वो ताप के द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है। अब ताप, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोलरता ताप के द्वारा प्रभावित होती है या मोलरता पर ताप के प्रभाव को समझाइए,
ठीक है। या मोलरता जो है वो ताप से प्रभावित होती है या नहीं, होती है तो क्यों, इस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें बन सकती हैं। तो मोलरता ताप के द्वारा प्रभावित होती है, ये अपना आंसर हो गया। अब क्यों होती है, क्योंकि जो विलयन का आयतन है, विलयन का जो आयतन है वो विलयन का आयतन किसके ऊपर डिपेंड करता है, विलयन का आयतन ताप के ऊपर डिपेंड करता है, ताप के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ताप परिवर्तित हुआ तो विलयन का आयतन परिवर्तित हुआ। अब वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो जब बढ़ेगा या घटेगा, अस्थिरता आएगी, तो मोलरता भी जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, उसमें भी जो है वो अस्थिरता होगी। क्लियर है। तो जब आयतन अस्थिर हुआ तो मोलरता भी क्या हो गई, अस्थिर हो गई। तो आयतन ताप पे निर्भर करने के कारण जो है वो मोलरता भी ताप के ऊपर क्या होती है, निर्भर करती है। जैसे जैसे ताप बढ़ा या घटा तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, वो मोलरता के अपन उस ताप के द्वारा नोट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पॉइंट दिया जा सकता है और कथन लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो अगला पॉइंट लेंगे, वो लेंगे किसी विलयन की, किसी विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है। अब इसका कारण पूछ लिया जाए, क्योंकि किसी विलयन का आयतन ताप द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। और विलयन का आयतन अगर ताप द्वारा प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है विलयन की मोलरता भी जो है वो ताप द्वारा क्या होगी, प्रभावित होगी। या यूं भी कह सकते हो आप, किसी विलयन का आयतन जो है वो ताप पर निर्भर करता है, इसलिए उसकी मोलरता भी जो है वो क्या करती है, ताप पर निर्भर करती है। ये इसका रीजन कथन हो गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अपने अंतर के लिए मान लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मान लो, न्यूमेरिकल्स के लिए मान लो, कैसे ही मान लो, इसको पूछा हुआ है, ये इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। ये अपना इसका ताप से संबंधित। तो मोलरता और मोलरता में डिफरेंस भी साथ साथ हो गया एक तरीके से ही, कि मोलरता और मोलरता में डिफरेंस क्या क्या है। क्लियर। तो इस तरीके से विलयन की जो मोलरता है वो ताप के द्वारा जो है वो प्रभावित होती है। अब यहाँ जो है मोलरता का ये अपना हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जो है वो किस प्रकार के यूनिवर्सिटी लेवल पे और बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर और कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर मोलरता से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन जो है वो अपने नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। तो आप इसे एक बार रिवाइज़ करना, देखना, इसमें जहाँ जहाँ मैंने जो स्टेप बोली हैं, न्यूमेरिकल बेटा तभी समझ में आएगा जो मैंने जहाँ जहाँ जो स्टेप्स बोली हैं कि ये स्टेप जो है न्यूमेरिकल में इस तरीके से अप्लाई होती है, कौन सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कब अप्लाई होगा, तो वो आपको पहचान में आना चाहिए। जब आप उस क्वेश्चन में उसकी लैंग्वेज को पकड़ लोगे, पहचान लोगे, तो फॉर्मूला वो आसानी से। और सावधानी यहाँ रखनी है इस जगह, जो रटता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो रटता है वो आँख बंद करके रटता है, रटने में जो विश्वास रखता है। मैंने बता दिया था ये ए मैंने विलय माना है, हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ए विलय को ना मानकर ए किसको मान ले, विलायक को भी मान ले। वो तो पेपर सेटर पे है सब, कि उसने मान लिया कि विलायक ए है और विलय बी है, ठीक है। बाकी सामान्यतः जो है वो विलय ए होता है और विलायक बी होता है, लेकिन एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है उसे कोई नहीं पढ़ सकता, उसने पेपर किस आधार पे बनाया है। तो आप रटेंगे नहीं, उस चीज़ को समझो। मैंने ए जो है वो विलय को माना, हो सकता है पेपर एग्जामिनर में न्यूमेरिकल्स में अगले ने जो है वो विलय को बी मान लिया, तो वो सावधानी रखनी है। तो ये अपने दिमाग से रखना है इस वैल्यू को। बाकी तो यथावत वैसा का वैसा ही है। ये विलय का है, ए है विलय है, या मैंने यहाँ विलय माना तो ये भी विलय का, तो ये तो विलय से संबंधित है, ये अपना आयतन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ ये पढ़ना कि विलायक का दिया है कि विलियन का दिया। विलायक और विलियन शब्द भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि विलायक की बात हो रही है कि विलियन की बात हो रही है, कुल की बात हो रही है। कुल का मतलब विलियन ही हो गया, कुल का अर्थ भी क्या होता है, विलियन ही होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को गौर करना तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा।
और इसके न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले एक बार जो है वो आप मोललता की न्यूमेरिकल को देखें, जो मैंने करवाए थे एग्ज़ाम के अंदर पूछे हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। उसके बाद में मोल बिन के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप उनको भी देखें, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके अंदर इनका सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल बराबर देखते रहें। न्यूमेरिकल सिंपल होता है, वो तभी सिंपल होता है जब आप उसको हैबिट में रखते हैं, रूटीन में रखते हैं। रट्टाफिकेशन चलेगी, आप रिटर्न वर्क नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, कितना ही बढ़िया पढ़ाने वाला हो नहीं समझ में आएगा, सब बराबर लगेंगे। ठीक है, तो आप जहाँ जहाँ मैंने फोकस किया है, जैसे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 5 या 4 और 5 एक ही, तो वहाँ इन स्टेप्स के अर्थ समझो। न्यूमेरिकल में ये स्टेप्स ही उठ के आएंगी। इसकी तुलना किससे चल रही है? मोललता से, छोटी मम्मी से। तो आप उसके भी एक बार रिवाइज करके देखें, उसको भी उठा के देखें। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करूँगा, जो एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन उन्हीं की बात करूँगा। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे।